जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम डे टू डे होने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कौन सा स्थान मिला है? निर्मला सीतारमण जी को 32वां स्थान मिला है इसमें। ठीक है, भारत की कुल 4 महिलाएं जो हैं वो इस लिस्ट में अपना स्थान बना पाई। कितनी? 4 महिलाएं भारत की, जिसमें से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 32वां स्थान मिला है। इनके अलावा 3 और महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो एक है रोशनी नाडर, ठीक है, एक है दोस्तों इसमें शोभा मंडल, और एक और नाम आपको मिलेगा दोस्तों इसमें किरण मजूमदार। ठीक है, तो यहां निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नाडर जी, शोभा मंडल जी, किरण मजूमदार जी, इन चारों को इस बार 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। 32वें स्थान पर तो केंद्रीय मंत्री है, परंतु अगर हम रोशनी नाडर की बात करें दोस्तों, इनका 60वां रैंक है। शोभा मंडल की बात करें तो इनका 70वां रैंक है, और अगर किरण मजूमदार की बात करें तो इनका 76वां रैंक है। ठीक है, रोशनी नाडर जो है ये HCL कॉर्पोरेशन की CEO है। शोभा मंडल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक सदस्य है, चेयरपर्सन है। किरण मजूमदार जो है दोस्तों बायकॉन की फाउंडर है। तो इन तीनों महिलाओं को प्लस केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को फोर्ब्स की सूची में स्थान दिया गया है। अगर हम टॉप पे देखें तो टॉप में कौन है? टॉप में आपको मिलेंगी उर्सुला वॉन डेर लेन। ये जो है दोस्तों ये जर्मनी की है। तो जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेन को सबसे उच्च स्थान मिला है फोर्ब्स की सूची में, मतलब सबसे ताकतवर अगर है तो जर्मनी की उर्सुला जी रही है। ठीक है, अब फोर्ब्स की अगर बात करें तो फोर्ब्स जो है दोस्तों अमेरिका की एक मैगजीन है जो 1917 में प्रारंभ की गई थी। तब से लगातार इसका प्रकाशन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, दुनिया भर में इसके प्रकाशन के कारण एक प्रभाव मिलता है दोस्तों, और हर साल ये 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट भी जारी करती है। ठीक है, तो ये हमने बात की फोर्ब्स की सूची के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय मूल की किस उपन्यास को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद दोस्तों, मीरा चंद जी जो है, इन्हें 81 वर्ष की उम्र में भारतीय मूल की है ये, और इन्हें सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान को हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा, इनके कलात्मक, इनके कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कलात्मक प्रदर्शन के लिए ही ये सम्मान सिंगापुर से इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और सम्मान का नाम क्या है? सम्मान का नाम है कल्चरल मेडलियन। तो कल्चरल मेडलियन जो सम्मान है सिंगापुर का, वो दिया गया है मीरा चंद जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे कार्यभार दिया गया है? तो जितेश जॉन जी हैं, इन्हें ये पद दिया गया है। जितेश जॉन जो है 2001 के भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं दोस्तों। और ये याद रखिएगा कि ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड जो है, ये दिवाला और दिवालियापन संहिता को लागू करने वाले एक इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे देश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो याद रखिए, प्रो कबड्डी लीग का 2023 में 10वां सीजन हो रहा है। इस 10वें सीजन में जो पटना पायरेट्स की टीम है, इसका जो स्पॉन्सर है वो बिहार सरकार है। ये पहली बार है कि बिहार सरकार ने ऐसी किसी टीम को स्पॉन्सर किया है। पटना पायरेट्स की जो टीम है वो पटना को दोस्तों कहीं ना कहीं बोल सकते हैं लीड करती है कबड्डी के क्षेत्र में। अगर हम प्रो कबड्डी की बात करें तो जिस प्रकार से IPL जैसा एक सेगमेंट आपको देखने को मिला, उसी पर आधारित है प्रो कबड्डी, जिसके तहत देश में कबड्डी के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है खेलने में, और उन्हीं में से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकल कर आते हैं, जैसे कि IPL में आपको देखने को मिल रहा है। बराबर, तो यहां जो प्रो कबड्डी उसका 2023 में 10वां सीजन हो रहा है। पहला सीजन कब आया? 2014 में इसका पहला सीजन आया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर प्रो कबड्डी की सबसे सफल टीम की बात करें तो पटना पायरेट्स ही इसकी सबसे सफल टीम है, जिसने इस टाइटल को 3 बार जीता है। ठीक है, 3 बार इसको जीता है। अब यहां अगर देखें कि बिहार सरकार की तरफ से प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स को स्पॉन्सर किया गया है,
तो जो ये खिलाड़ी टी शर्ट पहनकर आएंगे उस पे आनंदमय बिहार लिखा होगा, ठीक है, आनंदमय बिहार लिखा होगा। बिहार को प्रमोट करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन दोस्तों भारत में होगा। भारत में बेंगलुरु के कोरमंगला स्टेडियम जो है वो बेंगलुरु में है। ये कोरमंगला स्टेडियम एक इंडोर स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि पहली बार भारत में इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसके पहले इसका आयोजन भारत में कभी नहीं हुआ। वॉलीबॉल जो खेल है दोस्तों, इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कंट्रोल करने के लिए, इसके हर एक सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है, याद रखिएगा उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। तो ये जो संस्था है ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। वॉलीबॉल के सभी प्रकार की जो क्रियाविधि उनको ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है, मैनेज करने वाला निकाय है, इंटरनेशनल लेवल पर निकाय है ये। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कहां? स्विट्जरलैंड में लाजेन एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर ये इसका हेडक्वार्टर है। वॉलीबॉल की दोस्तों जब हम बात करते हैं उसके हर एक पक्ष में आपको 6 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। अच्छा खेल है ये और कई देशों का राष्ट्रीय खेल भी है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय खेलों की दृष्टि से हम देखें तो आपको वियतनाम जैसे देश मिलेंगे जहां पर इसको राष्ट्रीय खेल के तौर पर मान्यता दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया? दोस्तों 2019 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और कलकत्ता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये दोस्तों एक सर्वेक्षण पोत है, पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित पोत है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन अभियान शुरू किया है? तो सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान जो है दोस्तों वो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो सीपीआर होता है, ये सीपीआर कार्यक्रम दोस्तों अपने प्रकार का देश का पहला सीपीआर कार्यक्रम है। और सीपीआर को आप फर्स्ट एड भी कहते हैं, याद रखिए सीपीआर को आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट एड भी कहते हैं, मतलब प्राथमिक चिकित्सा इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऑन द स्पॉट हम देखें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर उसका दम सा घुट रहा है या हम बोल सकते हैं कि वो सांस ले नहीं पा रहा है, इन सभी परिस्थितियों में या फिर वो बेहोश हो जाए तो उसे तुरंत सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर में क्या करते हैं, उसकी छाती को दोनों हाथों से दबाया जाता है और इसके अंतर्गत ही मुंह से सांस भी दी जाती है, जिसके चलते दोस्तों उसको त्वरित लाभ होता है। ये जो प्रक्रिया है ये हार्ट अटैक संबंधी जो भी केस होते हैं उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज की जाती है दोस्तों, जिसके चलते जो रोगी है, पीड़ित है, उसको बहुत जल्दी आराम मिलता है या उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रश्न डिस्कस किए हैं, अब हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर में क्वेश्चन आने की संभावना जिनसे हैं। टॉपिक है दोस्तों मेरापी ज्वालामुखी। मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण ये डिस्कशन में रहा है। मेरापी ज्वालामुखी दोस्तों इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी एक इंडोनेशिया के ज्वालामुखी के बारे में बात की थी। कौन सा ज्वालामुखी है वो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। हालांकि इस लेक्चर में हम देख रहे हैं मेरापी ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया का ही है। कहाँ है? जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया के, उसके पश्चिम में ये ज्वालामुखी स्थित है। और इस ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ वो बहुत ही भयंकर हुआ है, ये याद रखिएगा। और इसके विस्फोट के कारण यहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी चली गई है, ठीक है। यहाँ जो माउंट मेरापी है वो इसी के आधार पर इसका नाम है। और मेरापी जो इसका अर्थ होता है दोस्तों अग्नि का पर्वत, मतलब जो माउंट मेरापी है उसका नाम मेरापी ज्वालामुखी के साथ ही मिला है। और मेरापी का अर्थ होता है स्थानीय भाषा में अग्नि का पर्वत। और सुमात्रा द्वीप पर यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर के अग्निवलय पर है। अग्निवलय का मतलब कि प्रशांत महासागर जो है दोस्तों उसका पूर्वी किनारा भी और उसका पश्चिमी किनारा भी है। तो उसका जो किनारे वाला क्षेत्र है वो एक प्रकार से भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप की घटना देखने को मिलती है।
यहीं पर इंडोनेशिया है, इसलिए इंडोनेशिया में दोस्तों ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा है और भूकंप भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की बात करें तो लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम माउंट मेरापी की बात करें तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी से में है और इसीलिए इसका जब विस्फोट हुआ तो यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि खतरनाक तो ये ज्वालामुखी है, परंतु इसके अलावा यहाँ पर एक सौंदर्य स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण ये पर्यटन का भी एक बेहतर केंद्र इंडोनेशिया में होता है, ठीक है। अब मेरापी के बाद यहाँ पर देखिए माउंट सेमरू, माउंट ब्रोमो, अन्य ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र हैं जहां पर हम बोल सकते हैं कि पर्यटन की स्थिति बेहतर दिखाई पड़ती है, एडवेंचरर स्थिति दिखाई पड़ती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि माउंट मेरापी कहां है, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी। अगला जो दोस्तों टॉपिक रहा है वो है PMFME योजना, ठीक है। PMFME योजना जो है इसके तहत एक जिला एक उत्पाद की व्यवस्था जो है हमको देखने को मिल रही है डिस्कशन में। डिस्कशन क्यों रहा, अभी हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय जो है उसके राज्य मंत्री जो है उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए बताया, किसके बारे में, एक जिला एक उत्पाद के बारे में बताया था। और इसी के अंतर्गत उन्होंने किसकी बात की, PMFME की बात की है। PMFME की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है दोस्तों, इसके तहत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 713 जिलों में आप बोल सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद को मंजूरी दी गई है। इसी का उत्तर कहीं ना कहीं जब दिया गया लोकसभा में तो ये टॉपिक आपका चर्चा में हो गया है, ठीक है। तो यहां पर पूछा जाएगा कि PMFME का संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से है और ये एक योजना है जिसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद को मंजूरी दी गई है। अब यहां पर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, किसकी, एक जिला एक उत्पाद की, तो एक जिला एक उत्पाद जो दोस्तों जो है वो प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसको उसकी पहचान दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बिक्री को, उसकी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं स्थिति को मजबूत करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी अवधारणा जो है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद को शुरू किया था और इसी से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था 2018 में, ठीक है। और इस जो योजना है, इस स्कीम के तहत दोस्तों राज्यों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो राज्य दोस्तों उनके जो शिल्प है, जिसमें हम बोल सकते हैं चिकनकारी कढ़ाई हो, पीतल के बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन हो, कालीन बनाना हो, चमड़े की वस्तुएं बनाना हो, इन सभी कलाओं को पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा। इनको न केवल जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी और इनकी बिक्री में वृद्धि होगी, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, ठीक है। तो ये थी एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक। अगला देखें क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड हटाए गए। दोस्तों मनरेगा जो स्कीम चल रही है, इस स्कीम के तहत कई सारे लोगों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हो गया और फर्जी रजिस्ट्रेशन के कारण उनको आपको मजदूरी देना पड़ती है, उनको काम देना पड़ता है और इस वजह से भारत सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हटाए गए हैं, क्यों हटाए गए हैं और मनरेगा है क्या, ठीक है। तो यहां देखो कि 2021 और 22 और 2022-23 ये 2 वित्तीय वर्षों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड जो है उनको हटाया गया। कितने, लगभग 10 लाख से अधिक फर्जी जॉब कार्ड को हटा दिया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये क्यों हटाए गए हैं, किस प्रक्रिया से हटाए गए हैं। तो जो मनरेगा जो अधिनियम है दोस्तों 2005 में लाए थे, इसकी धारा 25 के तहत कहा गया है कि कोई भी अगर बोल सकते हैं कि इस प्रावधान को उल्लंघन करता है तो उस पर उसको दोषी समझा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। सजा के तौर पर आप क्या बोल सकते हैं, उनको जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना जो होगा वो 1000 रुपए तक हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर यह था कि 2021-22 और 22-23 में अधिक से अधिक संख्या में यहां पर आपको फर्जी लोग देखने को मिले जिनको इसका कार्ड मिला, किसमें, मनरेगा में। मनरेगा में रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो ये रजिस्ट्रेशन जो हटाने की व्यवस्था रही वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई। टोटल कितने हटाए गए, 10 लाख।
और जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और दूसरे मध्य प्रदेश में। मतलब मनरेगा में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो सबसे ज्यादा कहां हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद कहां हुए हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब यहां एक और चीज देखें कि मनरेगा है क्या। तो मनरेगा जो है दोस्तों ये रोजगार की एक बहुत बड़ी स्कीम है जो हमारे देश में 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से लाई गई। इसे 2006 में फरवरी में लागू भी किया गया था। इसके अंदर प्रावधान क्या है, तो याद रखें इसके अंदर प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए इच्छुक है, ग्रामीण परिवार से संबंधित है, उसे 1 साल में लगभग 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और जब 100 दिन का रोजगार मुहैया आप उसको नहीं करवा पाएंगे, मान लीजिए कि आप उसको रोजगार मुहैया नहीं करवा पाए, तो फिर उसको आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता। एक तो आपकी ड्यूटी हो जाएगी कि उसको आपको काम देना पड़ेगा, और मान लीजिए कि आप उसको 100 दिन का काम नहीं दे पाए, तो जितने दिन आप उसको काम नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में आपको उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। और वो बेरोजगारी भत्ते के कारण इकोनॉमी पर भार पड़ता है, इसीलिए ये फर्जी जॉब कार्ड को हटाया जा रहा है ताकि वो एक्स्ट्रा बेरोजगारी भत्ता हमको ना देना पड़े। तो यहां पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। और एक मांग संचालित योजना है, ये इसी आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि आपको काम देना पड़ेगा। ठीक है, मांग संचालित है, काम आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपको भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में लगभग 15.5 करोड़ लोग जो है वो इसमें रजिस्टर्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये योजना जो है ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यह टॉपिक है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले। दोस्तों मंकी पॉक्स, जिसे एमपॉक्स नाम कर दिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक गंभीर बीमारी है जिसके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे केसेस देखे गए। अब एक लंबे समय तक ये केस बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हाल ही में इन केस में थोड़ा सा कमी हो गई थी और अभी वापिस से बढ़ने लगे। कहां पर बढ़ने लगे, कांगो में। और ये केसेस बढ़ने का एक अलग कारण रहा, एक अलग प्रक्रिया रही, उसको भी देखने की जरूरत है। जैसे कांगो जो गणराज्य है दोस्तों, यहां पर जो एमपॉक्स के मामले बढ़े हैं वो अगर हम जनवरी से नवंबर के महीने में देखें 2023 में, तो 12,569 के आसपास संदिग्ध मामले मिले, मतलब केसेस मिले संक्रमण के, जिनमें से 581 मतलब लगभग 600 लोगों की जो है वो मौत हुई है। और कहीं ना कहीं इसमें एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला जो WHO ने बताया। क्या बोला गया कि ये एक सबसे ज्यादा वृद्धि देखेगी, मतलब जब से एमपॉक्स के केसेस ज्यादा आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा केसेस जो देखने को मिले हैं वो जनवरी से नवंबर के बीच में कांगो में देखने को मिले हैं। और इसके हम संक्रमण की जब बात करते थे तो हमने बहुत सारे कारण देखे, लेकिन इस बार जो है वो यौन संचरण जो है वो कांगो में देखा गया है। मतलब ये जो मामले बड़े हैं इनके पीछे यौन संचरण जो है वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण रहा है। और विश्व में इससे पहले यौन संचरण का कोई मामला WHO ने नहीं बताया था। ये पहली बार है कि कांगो में एमपॉक्स के संक्रमण के लिए यौन संचरण जो है इससे संबंधित चीजें, तथ्य सामने आए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी और शोध चल रहा है, लेकिन WHO ने कह दिया है कि यौन संचरण से जुड़े मामले जो है वो देखने को यहां मिल रहे हैं। अगर हम बात करें एमपॉक्स की, तो ये एक जूनोटिकल बीमारी है दोस्तों, और ये जो ऐसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में आती है। पहले ये जानवरों से मनुष्य में आएगी, फिर इसका संचरण मनुष्य से मनुष्य भी हो जाता है। ठीक है, और ये जो संक्रमण है दोस्तों सबसे पहली बार 1958 में देखा गया था। 1958 में एक शोध किया जा रहा था। शोध के दौरान ये हुआ कि जो बंदर की कॉलोनी है, जहां पर बंदर ज्यादा मिलते, वहां पर चेचक जैसी बीमारी को लेकर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि खोज हो रही थी। जब खोज कर रहे थे उसके दौरान ही बंदरों में सबसे पहली बार एक वायरस के कारण एक बीमारी देखने को मिली, जब इसको पहली बार देखा गया था 1958 में। और चूंकि बंदरों में देखी गई थी इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, मंकी पॉक्स नाम दे दिया गया था। अब मंकी पॉक्स के कारण क्या है, तो याद रखना है कि कारण और लक्षण को देखें तो यहां पर देखो कि जो भी व्यक्ति, लक्षण क्या है, जो भी व्यक्ति को ये मंकी पॉक्स होगा उसके ऊपर, उसकी बॉडी पर, जैसे आप बोलते हैं ना माता आ गई, छोटी माता बड़ी माता, तो फुंसियां हो जाती हैं बहुत सारी, चेचक, चिकन पॉक्स टाइप का, वैसे दाने उसकी बॉडी पर उठने लगते हैं। हालांकि ये उससे थोड़े से अलग होते हैं, गंभीर होते हैं। तो चेचक के जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, चट्टे पड़ जाते हैं बहुत सारे, शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस सबके कारण बुखार आ जाता है, व्यक्ति जो होता है अस्वस्थ महसूस करता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द करता है। तो ये सारे लक्षण इसमें आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन
चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में ये ज्यादा गंभीर होता है, ठीक है। अगर आप देखें किसी को माता निकल आई या फिर चिकन पॉक्स हो गया, उसकी तुलना में ये गंभीर होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन चेचक की तुलना में इसकी गंभीरता थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इसे आप चेचक से अलग कैसे करते हैं? चेचक से अलग आप करते हैं एक ग्रंथि के कारण, लिम्फ ग्रंथि जो होती है वो इसके कारण थोड़ी सी क्या होती है, लंबी हो जाती है, उसका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसका संचरण कैसे होगा? इसका संचरण पहली आधार पर देखें तो बंदरों से या फिर जीवों से, जानवरों से मनुष्य में होता है, तो वो किसके कारण होगा? मंकी पॉक्स वायरस के कारण। मंकी पॉक्स वायरस या तो किसी बंदर के अंदर है या किसी दूसरे जीव के अंदर है, उस जीव को अगर वो जीव से किसमें, मनुष्य में इसका संचरण होगा, वो वायरस प्रवेश कर जाएगा। और ये मुख्य तौर पर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी अफ्रीका के देश के जो घने जंगल के क्षेत्र है वहां पर देखने को मिला है। मंकी पॉक्स का ज्यादातर संक्रमण जो है दोस्तों वो किससे हो रहा है? कृदंत जो होते हैं, जो खरगोश टाइप के, चूहे टाइप के ऐसे जीव होते हैं, पाइमेट्स जो होते हैं, इनके कारण होता है लोगों में। संक्रमित जानवर जो है उसका मांस आप खा गए, वो मांस आप अच्छे से पकाए नहीं, कच्चा अध पका मांस खा लोगे तो इसका संक्रमण हो जाएगा। मानव से मानव भी होता है। मानव से मानव में कैसे होता है? जब आप छींकते हैं तो छींकने के दौरान, खांसने के दौरान मुख से ड्रॉपलेट्स, थूक की बूंदें निकलती हैं, उन बूंदों के कारण भी इसका संक्रमण होता है। अगर आप किसी रोगी के त्वचा पे जाएं, जैसे दाने हो रहे हैं, उन दानों पे से कहीं ना कहीं एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड के आप संपर्क में आ जाएं तो भी आपको ये संक्रमण हो सकता है। दूसरी बात कि दूसरी चीजें जो इससे होंगी उनको अगर आप सेवन कर लें तो उससे भी आपके अंदर इसका संक्रमण हो सकता है। अगर इसके टीके की बात की जाए, इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। जो भी स्वास्थ्य विभाग है, WHO, उसने कहा है कि जो चेचक का टीका है उसका इसमें उपयोग किया जा सकता है, लेकिन चेचक का टीका भी 85% तक इसमें यूजफुल है, लेकिन उसकी उपलब्धता कांगो के क्षेत्र में अब नहीं है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इसलिए जो बीमारी है उसके परिणाम गंभीर देखने को मिल रहे हैं। तो ये था मंकी पॉक्स जो कि कांगो में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आज हमने विभिन्न क्वेश्चंस को तो डिस्कस किया ही किया, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक को भी डिस्कस किया जो करंट अफेयर में हाल ही में चर्चा में रहे थे दोस्तों, ठीक है। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए क्वेश्चंस को लेकर, नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।